हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। हमने अभी तक जितने हम जब अकाउंटिंग की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ सबसे बड़ी चीज़ आती है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जहाँ पे रिकॉर्ड्स जो होते हैं, लेन देन जो होते हैं, उनको हम लिखते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अलावा भी कई प्रकार के अकाउंटिंग होते हैं जो बिजनेस के जो भी उद्देश्य है उसके आधार पर, या बिजनेस की जो भी आवश्यकताएं हैं उसके आधार पर वो अकाउंटिंग रखे जाते हैं, अकाउंट रखे जाते हैं। तो आज हम देखेंगे वेरियस टाइप या फॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के कई प्रकार होते हैं, उनको आज हम पूरी तरह डिटेल में देखेंगे। पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि मोस्ट पॉपुलर अकाउंटिंग है, जिसके बिना अकाउंट की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग उसको कहते हैं जब वो प्रोसेस जो जहाँ पे फाइनेंशियल इवेंट्स हुए हैं, मौद्रिक इवेंट मतलब जहाँ पे मुद्रा पे किसी इवेंट को आप रिकॉर्ड कर सके, उसको फाइनेंशियल इवेंट्स कहते हैं। और उसको रिकॉर्ड किया जाता है जब मॉनेटरी टर्म में हो, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री मतलब जर्नल एंट्री में उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो वो सब चीज़ें फाइनेंशियल अकाउंट होती हैं, जहाँ पे आप जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब चीज़ें फाइनेंशियल अकाउंट में बनती हैं। तो ये पूरी तरह से कंपाइल करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो ये इसको कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें क्या होता है, फाइनली क्या है, द इंफॉर्मेशन डिराइव्ड फ्रॉम द दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एनालाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड बिफोर बीइंग कम्युनिकेटेड टू इट्स इंटेंडेड यूजर। मतलब जो इसको यूज करने वाला है, उसके यूज करने से पहले हम उसके जो उसको रिपोर्ट देते हैं, जो मैनेजर्स को हम रिपोर्ट देते हैं, तो वो रिपोर्ट्स जो होती है फाइनेंशियल की, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड की जाती है। तो इसको कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगला हम देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ ऐसे लिमिटेशन थे जो उसको पूरा नहीं कर पा रहा था, तो उस तब जाके कॉस्ट अकाउंटिंग आया है। कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत पुराना विषय नहीं है। जैसे कि आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ओवरऑल जितने एक्सपेंस हुए हैं कंपनी के वो देखते हैं। वहाँ पे आप कंपनी ने कितना मैन्युफैक्चरिंग किया है, कंपनी ने कितना फैक्ट्री में लगाया है, तो वो ओवरऑल एक्सपेंस वहाँ पे दिखता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। लेकिन जो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है वहाँ पे वो एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने में कितना कॉस्ट आया है पर यूनिट का भी यहाँ पे निकाला जाता है। तो इस बेसिस पे कॉस्ट अकाउंटिंग का उदय हुआ। तो ये क्या कहता है, कॉस्ट अकाउंटिंग को हम देखते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग इन्वॉल्व द सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग all expenses related to production of goods with the objective of determining and controlling both the total cost of production एंड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि हमको ये तो पता है कि हमें एक पूरे जितना भी बल्क में सामान बन रहा है उसको बनाने में कितना कॉस्ट लगा, लेकिन हमको ये भी जानना ज़रूरी होता है कि एक यूनिट को बनाने में कितना कॉस्ट लगा। तो उस हिसाब से हम अगर कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको रेगुलेट कर सकते हैं। तो वहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग जो होता है वो हेल्प करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग सर्व एज एन एड और कॉम्प्लीमेंट टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ऐसा नहीं है कि कॉस्ट अकाउंटिंग ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जगह ले ली, बल्कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हेल्प के लिए यह सहयोगी के रूप में। अगला हम देखते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है कि जो मैनेजर्स होते हैं उनकी लायबिलिटीज़ को तय करने के लिए, उनके उत्तरदायित्वों को तय करने के लिए ये अकाउंटिंग है। मतलब हाईली मॉडर्न मेथड। पहले के समय में ये सब चीज़ें नहीं थी। ये बहुत ही ज़्यादा आधुनिक समय में मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपनाया जाने लगा। तो इस मेथड में क्या होता है कि बिजनेस के प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को इन्हेंस किया जाता है। किस तरह इन्हेंस करेंगे, इंफॉर्मेशन ड्राइव फ्रॉम द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मतलब जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसमें जो भी सूचनाएं दी गई हैं उस सूचना को आधार बनाकर हम कुछ ऐसी मैनेजर जो हैं वो कुछ ऐसी सूचनाएं निकालते हैं जो मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। जैसे आप वही बैलेंस शीट से फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, ये सब चीज़ें करते हैं
तो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आता है। जैसे हम रेशियो एनालिसिस क्यों करते हैं, हमको ये पता है कि हाँ कंपनी ने 1 लाख का सेल किया और उसका ग्रॉस प्रॉफिट 10,000 हुआ। ये सब चीज़ें हमको फाइनेंशियल अकाउंटिंग से पता चल गई, लेकिन उसका रेशियो से हम देखते हैं कि जब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि सेल्स पे 10% का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमें आ रहा है। तो इसी तरह और भी रेशियो निकाले जाते हैं, जिससे मैनेजमेंट को ये पता चल जाएगा कि हाँ कितनी सेल पे कितना रेशियो हमारे प्रॉफिट का चल रहा है। तो ये सब चीज़ें मैनेजमेंट अकाउंटिंग में निकालते हैं, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं उसके बेस पर निकाला जाता है। ये प्ले करता है क्रूशियल रोल किसमें, फॉर्मुलेटिंग द फ्यूचर पॉलिसी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि जब हमको पता है कि हमारी वर्किंग कैपिटल कितनी है, हमारा रेशियो कितना है, हमारे शेयर होल्डर्स को कितना प्रॉफिट हो रहा है, अर्निंग पर शेयर कितना है, ये सब चीज़ें जब हमें पता होती है तो उसी आधार पर हम अपने बिजनेस के जो भी फ्यूचर की पॉलिसीज़ होती हैं उनको निर्धारित करते हैं और ये देखते हैं कि हमको ज़्यादा अधिकतम लाभ की प्राप्ति कैसे हो। अदर वर्ड में देखें अगर, तो मैनेजमेंट अकाउंट एक फॉर्म है अकाउंटिंग की जिसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं और अवेलेबल करते हैं मैनेजर को, जिससे वो फॉर्मुलेट कर सके अप्रोप्रिएट पॉलिसी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। वही चीज़ यहाँ भी कही गई हैं, बस यहाँ पे शब्दों का हेर फेर है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो हमने देख लिया, इसका बेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जितने भी डेटा होते हैं उनको मैनेजर्स को पॉलिसीज बनाने के लिए उपयोग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। और इसको और किस नाम से जानते हैं, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक नाम और भी है जिसको कहते हैं मैनेजमेंट ओरिएंटेड अकाउंटिंग। अकाउंटिंग तो है लेकिन वो मैनेजमेंट ओरिएंट है, मतलब मैनेजमेंट को जो आधार इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए अकाउंटिंग यूज की जाती है उसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। इसी हिसाब से अगला हम देखते हैं, अगला जो अकाउंटिंग है वो है टैक्स अकाउंटिंग। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये टैक्स अकाउंटिंग होती है। इसमें क्या पता चलता है कि जो टैक्स रिजीम चल रहा है उसको उसके अकॉर्डिंग हम अडॉप्ट करके अकाउंटिंग मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे इंडिया में है अकाउंटिंग परफॉर्म इन अकॉर्डिंग विद द प्रीवियस आउटलाइन इन द इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स अकाउंटिंग कहा जाता है। प्रोविजंस जो हैं उसके इनकम टैक्स के प्रोविज़न को शामिल करते हुए जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो वो टैक्स अकाउंटिंग कहा जाता है। क्योंकि हमेशा टैक्स के रिज़ाइम और जो भी उसके प्रोविजंस हैं हमेशा बदलते रहते हैं। कभी जीएसटी कम है, कभी जीएसटी ज़्यादा है, और भी जो स्पेशल जैसे कस्टम ड्यूटीज़ हैं और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टैक्सेस हैं, तो ये सब चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो इस चेंजेस को इंक्लूड करते हुए जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसको टैक्स अकाउंटिंग कहते हैं। अगला अकाउंटिंग है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी कंपनी में 2 तरह के रिसोर्स होते हैं। एक तो फिजिकल रिसोर्स होते हैं जिसको भौतिक रिसोर्स भी कहते हैं, दूसरा होते हैं ह्यूमन रिसोर्स। और ज़्यादा उपयोगी रिसोर्स जो होते हैं वो ह्यूमन रिसोर्स ही होते हैं, क्योंकि इसी रिसोर्स का हम इस्तेमाल करके फिजिकल रिसोर्स को लक्ष्य को प्राप्त करने में लगा सकते हैं। जैसे अगर किसी कंपनी के कर्मचारी ही सही तरीके से नहीं काम किए लेकिन आपने बहुत अच्छी अच्छी मशीनें लगाई हुई है तो उस अच्छी मशीनें लगवाने का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो आपको जो भी कंपनी के ह्यूमंस हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसीलिए आधुनिक समय में क्या देखा जा रहा है कि जो नई कंपनियां या ग्लोबल कंपनियां एमएनसीज कंपनियां बन रही हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ के ऊपर पैसा खर्चा किया जाता है उसको एक एक्सपेंस नहीं माना जाता बल्कि उसको इन्वेस्ट माना जाता है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आउटकम देता है कंपनी को। तो इसमें क्या है, जैसे आप किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग पे, डेवलपमेंट पे और उसके ग्रोथ के लिए, उसको प्रमोशन के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं, तो
आपको उसके ऊपर जो भी पैसा खर्चा किया जाता है, ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर जो पैसा खर्चा किया जाता है, जब उसका अकाउंटिंग रखा जाता है या उसका रिकॉर्ड रखा जाता है तो वो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में आता है। चलिए देखते हैं करंट एरा में क्या है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो एम्प्लॉयज़ जो है एंड मैनेजर ऑफ एनी बिजनेस प्ले पाइवोटल रोल इन सक्सेस। क्योंकि आप आज के समय में जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो अच्छे एम्प्लॉयज़ सभी को चाहिए, तो आपको अपने कंपनी में अच्छे एम्प्लॉय जो है उनको रिटेन करके रखना पड़ेगा। उसके लिए आपको उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा उनके डेवलपमेंट के लिए। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टुडे क्या करें, देयर एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजर एज वाइटल रिसोर्स, और वो बिजनेस के असेट्स के रूप में है और अकाउंटिंग उनके हिसाब से की जाती है, क्योंकि वो बिजनेस के असेट्स हैं तो उनके ऊपर जो भी इन्वेस्ट किए करते हैं तो उसका हम रिकॉर्ड रखते हैं, उसी को अकाउंटिंग कहते हैं। तो एनी अकाउंटिंग प्रोसेस दैट टेक्स ह्यूमन एलिमेंट इनटू कंसीडर इन नोन एंड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। जब हम किसी भी अकाउंटिंग को कर रहे हैं, अगर उसमें हम ह्यूमन एलिमेंट जो है उनको इंक्लूड करते हुए अकाउंटिंग कर रहे हैं तो वो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट वेरियस जो फॉर्म है वो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए और जुड़े रहिए प्रियंका कॉमर्स पाठशाला से। थैंक यू।